मरियम नवाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 75 साल तारीख में वो मनाजिर कभी किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं देखे गए। सियासी जमातों की जो क्रेडिट पे क्या चीज़ होती है, सियासी जमातें किस हवाले से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान की सियासी जो तारीख़ है, जमहूरी तारीख़ है, उसमें क्या है। हमने तो यही देखा है, यही सुना है कि कुर्बानी दी जाती है किसी भी जिद्दोजहद के लिए, किसी भी सियासी तहरीक के लिए। हमने देखा कि सियासतदान एक कॉज़ के लिए फांसी का फंदा भी कबूल करते हैं, शहादतें भी कबूल करते हैं, गोलियां भी खाते हैं, जिला वतनियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, अटक के लेके ज़ंदानों में भी फेंके जाते हैं और उम्र कैद भी बर्दाश्त करते हैं झूठे मुकदमात के अंदर। ये पाकिस्तान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के 75 साल में देखने को मिला कि एक ऐसी जमात जो अपने आप को सियासी जमात कहती है, जिसको ट्रीट एक सियासी जमात के तौर पे किया जाता है, एक इंसान जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है और सियासी जमातों से मुकाबला करता है, उसने जो पिछले 5 दिन से जो हरकतें शुरू की हुई हैं ज़मान पाक के अंदर, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं देखा। जिस तरह से अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को गिरफ्तारी से रोकने के लिए, कानून के आगे पेश होने से रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने रियासत पे धावा बोला, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पंजाब की पुलिस पर उन्होंने अटैक किया, रियासत पे अटैक किया, उसके मनाजिर हमने पिछले 5 दिन से हम वो नॉन स्टॉप टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं। और ये रियासत के ख़िलाफ़ खुलेआम बगावत हुई है, खुलेआम। और ये बगावत का ऐलान हुआ है वहाँ से, उसकी जो तफसील है उसमें हम अभी जाते हैं। लेकिन ये आज से नहीं हो रहा, ये मैं आपको आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करना चाहती हूँ। ये 2014 से यही सब कुछ जो है वो हो रहा है। वो आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने शाराए दस्तूर के ऊपर कब्रें खोदी, कफन पहन के रियासत का मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गंदे कपड़े अपने टांगे, और जिन्होंने पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, पुलिस के नौजवानों के, पुलिस के ऑफिसर्स के सर फाड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी। वो आपको याद होगा जो ऑफिसर डीएसपी जुनेजो था, उसके मनाजिर आज तक कौम नहीं भूली, किस तरह हड्डियां तोड़ के उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, सर तोड़े पुलिस वालों के। और फिर ये घेराओ, जलाओ, सिविल नाफरमानी की कॉल, हुंडी से पैसा भेजो, प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से घसीट के ऑफिस से बाहर निकालेंगे। ये 2014 में हुआ और तब से आज तक होता आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये, तब ये चीज़ें छुपी हुई थीं क्योंकि सहूलतकार सर पे मौजूद थे, हर स्याह को सफ़ेद करने वाले मौजूद थे, हर चीज़ पे ग्लॉस ओवर करने वाले मौजूद थे। ऐसे शख्स को जब वो ये कर रहा था, जब वो घराव जलाओ कर रहा था, जब वो कौम को ये गुंडागर्दी की तरकीबें बता रहा था, ऐसे में उसको जस्टिस साकिब निसार सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट दे रहा था। और उस वक्त पनामा बेंच जो है उसमें ये उसके सामने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब मुकदमा चल रहा था पनामा का, उस वक्त ये बतौर इश्तिहारी मुल्ज़िम के अदालत में फ्रंट रो पे टांग रख के बैठा था। और जस्टिस खोसा जो पनामा बेंच का सरबराह था, उसको तौफीक नहीं हुई कि वो उसके सामने रोज़ आकर इश्तिहारी मुल्ज़िम पेश होता था, उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उल्टा उस पनामा बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस खोसा कर रहे थे, जस्टिस खोसा ने नवाज शरीफ को शर्मनाक इल्काबात से नवाजा। ये शर्मनाक हरकत थी। इतनी हिम्मत तो आप में थी नहीं कि सामने आपके इश्तिहारी मुल्ज़िम बैठा हुआ है, उसको आप पकड़ लें। वो आपके सामने कानून का और आपका तमाशा बना रहा था, आप में हिम्मत नहीं थी क्योंकि आप उसके साथ मिले हुए थे। आप ही के कहने पर वो
दरख्वास्त अदालत में लेकर आया था पैनामा में नवाज शरीफ के खिलाफ। तो कैसे पकड़ना था? गठजोड़ था, सहूलतकारी थी। और ऊपर से आपने नवाज शरीफ को, शर्म आपको नहीं आई? दहशतगर्द आपके सामने बैठा था और जो नवाज शरीफ को आप क्या इल्काबात से नवाज रहे थे? सिसिलियन माफिया, डॉन, गॉडफादर। आज मैं जस्टिस खोसा से पूछना चाहती हूँ और पैनामा बेंच से पूछना चाहती हूँ, लाहौर में जो आप मनाजिर आज देख रहे हैं, जमान पाक में, आज आपको पता चला है कि सिसिलियन माफिया क्या होता है, डॉन क्या होता है? पूरे पाकिस्तान की पुलिस डॉन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, अदालतें बुला रही है, वो शख्स किसी के हाथ नहीं आ रहा। अब पता चला है डॉन क्या होता है, अब पता चला है गॉडफादर क्या होता है, अच्छे से पता चल गया होगा। जरा आए ना कौम को अब बताएं कि आज आपको पता चला है कि इन टर्म्स का या इन इल्काबात का मतलब क्या है। मुझे ये बताएं, आज ये 2014 से जो हो रहा है, ये आज सामने इसलिए आ रहा है कि आज वो सहूलतकार ज़्यादातर घर को जा चुके हैं। अभी भी मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी बाकियात मौजूद है जो इसको सहूलत फराहम कर रही है। हम गहरी नज़र रखे बैठे हैं, लेकिन वो बाकियात अभी भी मौजूद हैं। इसलिए जो असल बैसाखियाँ थीं वो चली गईं, इसीलिए आज ये जो सामने खुल के आ रहे हैं। ज़रा दिखाएंगे प्लीज़ ये 2000, मैं ज़रा याद दहानी कराती चलूँ, ज़रा वीडियो प्ले करें। बात ये है कि ये वाला जो आपने अभी देखा है 2014 में, ये 2014 में भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त जो अंपायर ने उंगली पकड़ाई हुई थी और इसने पकड़ी हुई थी, इसलिए सब के बावजूद उसको सदाकत और अमानत के झूठे सर्टिफिकेट दिए गए। आज आप देखें कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो 2013-14 से जो बिगाड़ते आ रहे, उसको आज वो बिगड़ा हुआ बच्चा रियासत पे पूरी कुव्वत और शिद्दत से हमलावर है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं होता। रियासत किससे आप जीत नहीं सकते, रियासत के पास पूरी ताकत मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि रियासत नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो, कोई पुलिस का अफसर या जवान जान से हाथ धो बैठे, या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का जो रुकन है या मेंबर है वो ज़ख्मी हो, या फिर कोई सियासी कारकुन, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से क्यों ना हो, उसको कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। अगर ये कंसिडरेशंस ना हो, ये कंसर्न्स ना हो, तो इमरान को पकड़ना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और मैं ये सवाल करना चाहती हूं कि रहीम यार खान में कच्चे के इलाका का तो आप सबको पता होगा ना, कच्चे के इलाके में जो हो रहा है और जो जमान पाक में हो रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? कच्चे में भी जब पुलिस डाकुओं को, डकैतों को, अगवाकारों को पकड़ने जाती है तो वो हथियारों से लेस होकर पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं, मुकाबला करते हैं, पुलिस के ऊपर पूरी कुव्वत से वो अटैक करते हैं, उनको पीछे धकेलते हैं। जमान पाक में क्या हो रहा है? जमान पाक में भी यही हो रहा है जो कच्चे में हो रहा है। तो ये कोई मनाजिर आपने टीवी पे देखें, आप कच्चे के मनाजिर देख लें, जमान पाक के मनाजिर देख लें, एक ही मनाजिर है। वहां पर भी एक शख्स बंकर में छुपा बैठा है, वहां पर भी एक शख्स हिफाजती तहवील में छुपा बैठा है, और वहां से अपने वर्कर्स के जरिए, दहशतगर्दों के जरिए, कल अदम तंजीमों के अरकान के जरिए वो पूरी कुव्वत से रियासत के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला आवर है। क्या फर्क है कच्चे के डाकुओं में और इमरान खान में? और आप ये देखें कि ये वही शख्स है जो आज फिजिकली रियासत के ऊपर हमला आवर है, लेकिन रियासत के ऊपर हमला आवर ये अब से नहीं है। जब 2018 में इसकी हुकूमत आई, इसी तरह का हमला इसने पाकिस्तान की इकॉनमी पे किया, मईशत पे किया, लैंड माइन्स बिछाई,
बारूदी सुरंगें बिछाई, जो आज तक जिसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान भुगत रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान में आज तक हैं। पाकिस्तान अभी उससे निजात नहीं हासिल कर सका। वही इसने, जब इसको पता चला कि ये हुकूमत से जा रहा है, तो वो साइफर वाली स्टोरी बना के ये ले आया, कहानी बना के वो झूठ घड़ के ले आया, और हर जलसे में, जुलूस में वो साइफर वाला कागज़ जो था वो लहराता था। और पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ मुश्किल में डाल के, जेपर्डी में डालकर, ख़राब करके, खुद ये हाथ जोड़ के अमेरिका से माफ़ी मांगकर ये ताल्लुकात बेहतरी के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसने वहाँ पर जो लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं, जिनको ये पैसे दे रहा है डॉलर्स के अंदर के अमेरिका से मेरे ताल्लुकात बेहतर कराओ, पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से ख़राब करके ये पैसे देकर अपने मामलात जो है वो ठीक कर रहा है। और आप आज देखें, ज़ल्मे खलीलज़ाद का स्टेटमेंट आया है इसके हक़ में। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके दौर में जो बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन इंतकाम, बदतरीन विक्टिमाइजेशन तमाम अपोजिशन पे हो रहा था, उस वक्त ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब चुप क्यों बैठे थे? और आज उनको ये हक़ किसने दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बोलें? वो ये भी ज़रा फरमा दें कि पूरी दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक के अंदर जब कोई शख्स कानून को इवेड करता है, अदालतों के अहकामात को पाँव के नीचे रोनता है, अदालत बुलाती है, जाता नहीं है, फोर्स इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में दुनिया क्या कहती? उसके साथ ये सलूक होना चाहिए जो इमरान खान के साथ हो रहा है? उसके बारे में इनका क्या कहना है? मैं ये सवाल करती हूँ। पाकिस्तानियों ने इस चीज़ का बहुत बुरा बनाया है। उस वक्त वो क्यों खामोश थे जब इमरान के 4 साला दौर में बदतरीन तशद्दुद सहाफ़ियों के साथ किया गया? उनको सच बोलने की पैदाश में पेट में गोलियां मारी गईं, हड्डियां तोड़ी गईं मार मार के, घरों से उठाकर ब्रॉड डे लाइट में अगवा किया गया। उस वक्त ये क्यों चुप थे? और जब जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि ये, और उन्होंने लिखा कि ये प्रेडिटर्स हैं, प्रेडिटर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इनके लिए, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता था, चाहे वो अपोजिशन से हो, सियासतदानों से हो, या वो मीडिया से हो, उसको इबरत का जो वो सिंबल बनाते थे ये लोग। उस वक्त ये क्यों खामोश थे? और जिस तरह से जिन लोगों की तरफ से आज इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे अब कोई शक नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस के बाद के इसको पाकिस्तान में अनरेस्ट लाने के लिए, इंतशार लाने के लिए, एनआरकी फैलाने के लिए, सिविल अनरेस्ट फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। वरना इसके पल्ले और है क्या सवाए दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने के, पाकिस्तान के ताल्लुकात सारे ममालिक से ख़राब करने के इसके पल्ले और है क्या? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। और फिर आप ये देखें कि 3 दिन से इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज दे रहा है, झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान का चेहरा दागदार करके बता रहा है, झूठ बोला। और चंद एक एंकर्स ने इसके झूठ पकड़े भी। उनको झूठ बोल रहा है कि मेरी तो 18 तारीख तक मेरे पास बेल थी। इसके पास कोई 18 तारीख तक बेल नहीं थी। अगर 18 तारीख तक बेल थी तो जब कोर्ट ने पुलिस भेजी पकड़ने के लिए, तो क्यों नहीं जाके कहा, बेल का कागज दिखाया कि देखो मेरे पास ये बेल है? उस वक्त हाथ से लिखी हुई अंडरटेकिंग क्यों दे रहा है? जब बेल थी तो अंडरटेकिंग की क्या जरूरत है? वो तो बेल का कागज ही काफी है। उनको ये झूठ बोल के बता रहा है कि मेरे पास बेल है 18 तारीख तक। पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी कौम से तो झूठ बोलने की इसकी रिवायत पुरानी है। इंटरनेशनल मीडिया पे एक शख्स इम्प्यूनिटी के साथ, बेशर्मी के साथ, डटाई के साथ झूठ बोल रहा है, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे इसको पता है कि वो चेक हो जाएगी, इसके पास बेल नहीं है 18 तारीख तक। और फिर कहता है ये मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान भेजना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। भाई तुम्हें गिरफ्तार करके बलूचिस्तान नहीं भेजना चाहते, तुम्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहते हैं। अदालत क्या करे जब उसके हुक्म पे अमल दरामद के लिए पुलिस इसको पकड़ती है, और क्योंकि अदालत में पेश नहीं होता।
हर किसी को कहता था कि भाई अगर चोरी की है तो तलाशी क्यों नहीं देते। आप ये देखो कि पहले इसने डिफ़र करने के अदालतों के कि मुझे पेश ना होना पड़े क्योंकि केस सारे सच्चे हैं, कोई एक केस भी झूठा नहीं है। बड़ा मुंह खोल के आराम से कह देता है मेरे पे 100 केसेस पूरे बन गए तो एक केस बचाओ तो तुम पे झूठा बना है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, टिरियन वाइट वाला केस झूठा है, फॉरेन फंडिंग वाला केस झूठा है। फॉरेन फंडिंग वाला केस अगर झूठा है तो 7 साल क्यों सांप बन के उस केस पे बैठे रहे, उसको खुलने नहीं दिए और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। टिरियन वाइट वाला केस अगर झूठा है तो जाओ अदालत में कह दो वो मेरी बेटी नहीं। तोशा खाना वाला केस अगर झूठा है तो जाओ कह दो मैंने चोरी नहीं की। किसने रोका है? मैं तो अपनी मिसाल दूंगी। मेरे पर जब झूठा इल्जाम लगा तो मैं तो 100 से ज्यादा पेशियों में शरीक हुई और झूठा इल्जाम लगा, झूठी सजा मिली, लेकिन कानून का तमाशा नहीं बनाया। कानून के आगे पेश हुए, फैसला पसंद था नापसंद था, मुनसिफाना था गैर मुनसिफाना था, उस चीज से कतई नजर पाकिस्तान के कानून को पाँव की जूती के नीचे नहीं रोता। एक एग्जाम्पल सेट की कि अगर सच्चे हो तो एक दिन आएगा जब आप इंशाअल्लाह ताला बरी होके सामने आओगे। तो ये किसको बेवकूफ बना रहा है? बलोचिस्तान भेजना चाहते हैं, भाई बलोचिस्तान नहीं भेजना चाहते, अदालत भेजना चाहते हैं। और अगर तुम खुद अदालत जाओ तो तुम्हें क्यों कोई गिरफ्तार करे? तुम इतना कानून से भाग रहे हो कि तुम्हें अदालत लेके जाने पर तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। और मैं आज भी ये कहती हूं कि अभी इसको गिरफ्तार ना किया जाए, इसके मुकदमे चलाए जाएं, इसके मुकदमों में इसको पेश किया जाए। ये एक अंडरटेकिंग लिख कर दे तमाम केसेस में जो इसके खिलाफ चल रहे हैं कि मैं हर पेशी पर जब अदालत बुलाएगी मैं पेश हूंगा, तो मैं कहूंगी इसको अभी गिरफ्तार ना करें। जब इसके मुकदमात का फैसला हो जाए तो इसको गिरफ्तार करें, क्योंकि वो सामने फैसला दीवार पे लिखा हुआ है, इसीलिए पेश नहीं होता। और पेश होना ना पेश होना एक अलग बात है। अब वो किस तरह से हमला आवर है, मैं तो ये सोचती हूं कि जो ज़रबे अज़्म में हमने मनाजिर देखे थे, जो रद्दुल फसाद में हमने मनाजिर देखे थे, जब दहशत गर्द होते हैं, कोई दहशत गर्दी का प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गार में बैठकर, गारों में छुपकर वो वहां से ऑर्डर्स पास करते हैं। पॉलिटिकल तहरीकों में, जमहूरी तहरीकों में, जब किसी मकसद के लिए कोई पाकिस्तान के सियासतदान या किसी भी मुल्क के सियासतदान जब कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, जब कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, जब कोई जमहूरी तहरीक चलती है, तो हमने तो यही देखा है कि जो सियासी लीडर होता है या जो जमात का सरबराह होता है वो फ्रंट से लीड करता है, वो सबसे आगे होता है, लोग उसके पीछे निकलते हैं। ये हमने तो यही देखा है। ये हमने पहली मर्तबा देखा है। ये तो हमने सियासी दहशतगर्द जमातों के साथ देखा है कि वो गारों से बैठ के ऑर्डर देते हैं। वही हो रहा है ज़मान पाक में। ज़मान पाक के बंकर से बैठकर बयानात दिए जा रहे हैं। ज़मान पाक, ज़मानत पाक की मेरे मुंह पे अब आ जाता है, क्योंकि है तो वो ज़मानत पाक की। ज़मान पाक के बंकर से बैठकर लोगों को कहा जा रहा है पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको। कहाँ से आया वो पेट्रोल? कहाँ से आए वो पेट्रोल बॉम्ब्स? कहाँ से आया वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपने जो पेट्रोल बॉम्ब्स हैं वो बनाए? सियासी जमातों के हाथों में कभी आपने पेट्रोल बॉम्ब्स देखे? डंडे बरदार लोगों की फोर्स है। और आप ये देखें कि कितनी बड़ी इसने गलत हरकत की है कि पहले जब लॉन्ग मार्च था तो केपी से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आया, वहाँ पर तब इसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके आया, वहाँ से जत्थे लेकर आया और इस्लामाबाद पुलिस पर हमलावर हुआ। उनके मुकाबले उनको लाके खड़ा कर दिया। आज क्या कर रहा है? आज भी यही कर रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, ये हुकूमतें बनाता ही इसीलिए कि उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है, वहाँ से पुलिस लेकर आकर उसको पंजाब पुलिस के मुकाबले में खड़ा कर दी। तो ये एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की घिनौनी साजिश अगर किसी और, अल्लाह ना करे, किसी और सियासतदान ने, किसी और सियासी लीडर ने, किसी और जमात के सरबराह ने की होती, तो क्या रियासत इस तरह बैठ के तमाशा देखती जिस तरह आज रियासत बैठ के तमाशा देख रही? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? और फिर आपने कल अदम तंजीमों के लोगों को ज़मान पाक में रिहाइश पजीर किया हुआ है, उनको रखा हुआ है कि अगर रियासत पे हमले की जरूरत पड़े तो वो ट्रेन दहशतगर्द वहां पर रखे हुए हैं। और कल इनकी कोई टाउट है
जो जर्नलिस्ट है वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन उसने कहा कि ले आओ हेलीकॉप्टर, हमारे पास हेलीकॉप्टर के साथ निपटने का भी पूरा प्लान है। तो हेलीकॉप्टर से निपटने के लिए आपके पास क्या होता है? वो कहाँ से आई है ये सब इनके पास? और आज वो इब्रारुल हक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कहते हैं कि हमारे लोग खुद कुछ हमलावर बन गए। हैरत है। दहशतगर्द तंजीमों को देखा हुआ था कि वो लोगों को ट्रेन किया करती थी कि हथियार ऐसे चलाते हैं, पेट्रोल बॉम्ब ऐसे फेंकते हैं, खुद कुछ हमलावर जैकेट्स पहनाती थी, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको लॉन्च करते थे। भाई अपने बच्चे तुम्हारे लंदन में महफूज मकामात पे बैठे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अभी वो वीडियो देखी, तीनों बच्चे इसके कोई जगह जा रहे हैं और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तानी बच्चों को तुम पेट्रोल बॉम्ब्स हाथ में देकर उनको कहते हो कि रियासत के ऊपर हमला करो, पुलिस के जवानों पे हमला करो, पुलिस के अफसरान पे हमला करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये हरकत करते हुए? और फिर आपने वो ऑडियो सुनी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगी। आजकल हम टिकट्स के लिए इंटरव्यूज करें, सियासी जमातें जब टिकट्स के लिए इंटरव्यूज करती हैं तो क्या पूछती? सियासी जमातें जब टिकट्स के लिए इंटरव्यूज करती हैं अपने कैंडिडेट्स के, तो उनको ये कहती है कि बताओ आपने कितनी खिदमत की, बताओ आप कितना अवेलेबल हुए अपने हलके के लोगों के लिए, आपने वहाँ पानी के लिए, साफ पानी के लिए क्या काम किया, सड़कें कितनी बनवाई, कितनी खिदमत की, कितना आप अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियाँ निभाते रहे, तो आपको टिकट मिलेगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ ये कह रहे हैं कि जत्थे जो लाएगा और रियासत से लड़ाई करेगा उसको टिकट मिलेगी, जो जितने पेट्रोल बॉम्ब्स चलाएगा उसको टिकट मिलेगी, जो जितनी डंडाबरदार फोर्स लेकर आएगा उसको टिकट मिलेगी, जो जितना बड़ा दहशतगर्द होगा उसको टिकट मिलेगी। मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में कम से कम ये नहीं देखा। जरा वीडियो चलाएं प्लीज। सुन लिया आपने? वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे नौजवान मिले जो खुद कुछ हमले के लिए तैयार है। तो अब इसमें किसी को कोई शक को शुबे की गुंजाइश रह गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है जो एक नेफेरियस एजेंडा लेकर, पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा लेकर, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का एजेंडा लेकर फॉरेन कुव्वतों के ईमा पर ये लॉन्च हुए हैं कि नहीं चलने देना मुल्क को, कुछ भी हो जाए नहीं चलने देना। अब जमान पाक के इर्द गिर्द जो हो रहा है, क्या वहाँ के रिहायशियों को तकलीफ नहीं हो रही? पुलिस वहाँ पर सड़कें जब ब्लॉक होती हैं, जब इस किस्म के लोग होते हैं, जब इस किस्म की वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कितना आवाम को वहाँ पर तंगी का सामना करना पड़ता है, लोग कितने डिस्टर्बेंस होती है वहाँ पर, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और रियासत जो है वो बेबस होकर तमाशा देख रही। एक शख्स ने पूरे कानून को, आइन को, पूरे उसको अपने पाँव की जूती के नीचे रखा हुआ है, और उसको आप ये देख लें आज भी उसको जो वारंट्स है वो सस्पेंड हो गए। भाई ज़रूर करे सस्पेंड, आपने करने हैं तो, लेकिन मैं क्या पूछती हूँ, क्या यही सहूलत पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को हासिल है? यही सहूलत नवाज शरीफ को हासिल है? मैं ये सवाल पूछती हूँ कि ये तफरीक क्यों है? और आप ये देखें कि जिस तरह से जो खुदकुश हमला आवर को ब्रेन वॉश किया जाता है, जो अस्करी तंजीमों के सरबराह होते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह होते हैं, वो गार में से बैठकर अपने इंटरव्यूज़, अपनी वीडियोज़ नामालूम मकाम से जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वही कर रहा है। जमान पाक के बंकर में कहीं छुपा हुआ है और वहाँ से इंटरव्यूज़ भी दे रहा है। अदालत नहीं जाना, पेश नहीं होना, इंटरव्यूज़ भी करने हैं, सब कुछ करना है। उस वक्त करते हुए ना जान को कोई ख़तरा है, ना किसी और चीज़ का कोई ख़तरा है। और जिस तरह जो अस्करी जमातें हैं या जिस तरह से दहशतगर्द जमातें हैं, वो अपने लोगों को ये कहती हैं कि जाओ खुद कुछ जैकेट पहनो, खुद कुछ हमला करो, जन्नत का वादा करती हैं, इसी तरह ये लोगों को कह रहा है जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा कर रहा है। एक ही बात है, कोई दो बातें नहीं है ये। और मासूम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चे बाहर बिठाए हुए, अपनी खवातीन बाहर बिठाई हुई और सड़क पे निहत्ते बच्चों को आगे किया हुआ है, जिन्होंने डंडे पकड़े हुए। क्या ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है? क्या ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल है? तो ये सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब पाकिस्तानी कौम जो है वो मांग रही है।
टिकट लेते हुए ये पूछेंगे कितने नौजवानों के, कितने पुलिस वालों के सर तोड़े, कितनी पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ी। ये पाकिस्तान की सियासत को क्या रुख दिया जा रहा है और ये पाकिस्तान का क्या चेहरा पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स अपने मुकदमात से डरता है, एक शख्स इंसाफ से डरता है, एक शख्स के हाथ जराइम से रंगे हुए हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होता। भाई कुछ नहीं किया तो हो जाओ ना पेश, कह दो मैंने कुछ नहीं किया। वो भी नहीं कहना, क्योंकि झूठ पहले पता है कि जुर्म किया हुआ है। सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए कानून से ये पूरा का पूरा खेल रचाया जा रहा है और पूरी स्टेट जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है। तो मैं आज ये जो सवालात कौम के सामने रखे हैं, ये हर जी शऊर पाकिस्तानी के सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो कौम मांग रही है। शुक्रिया जी। मैं सबको देंगे। इब्राहिम लकी साहब। कंप्रोमाइज्ड है, पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज्ड हैं, एस्टेब्लिशमेंट कंप्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, तो इस सब में जमहूरियत कैसे फुलेगी? अगर 2018 का अगर रीप्ले हो जाता है, अगर इफ एंड बट की बात है, तो जमहूरियत हमारी कैसे फुलेगी? ये जो मैंने अभी पूरा मुकदमा आपके सामने रखा, जमहूरियत के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि गैर जमहूरी जो लोग हैं, जो किसी एजेंडा के तहत लॉन्च किए गए हैं, उनका हिसाब किताब हो, उनका पूरा कच्चा छट्टा आवाम के सामने लेकर आएं, और अगर वो अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं तो उनको पकड़ के अदालतों में पेश किया जाए। और इसमें मैं अदालतों को भी ये कहूँगी कि आपको इंसाफ करना चाहिए। जब आपके जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाया जाता है, जब उनका तमाशा बनाया जाता है, जब आपके अहकामात को नहीं मानते, और पाकिस्तान का एक आदमी जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर कहता है, वो अगर आपके अहकामात का मजाक बनाता है, तमाशा बनाता है, उनको जूती के नीचे रोनता है, उनके बारे में झूठ बोलता है सरेआम, आप अगर चुप करके तमाशा देखेंगे तो पाकिस्तान की अदलिया पे सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ होगा उस मुल्क में जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी। जी ये बताइएगा कि मैडम ये बताइएगा कि दो इश्यूज बड़े अहम चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के। एक तो चल रही है महंगाई, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, आपकी विफाकी हुकूमत है। दूसरा एटमी प्रोग्राम की बात हो रही है और एटमी मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि IMF ये कह रहा है कि इसको रिवर्स किया जाए या स्टेप बैक किया जाए इस मामला के हवाले से। तो यह इस मामला के ऊपर आपकी हुकूमत कुछ देख रही है कि अगर उधर से कुछ शराइत इस तरह की आती हैं तो क्या इकदाम करेगी आपकी हुकूमत? देखिए, आपने महंगाई की बात की, आपने IMF की बात की, मैं फिर वही बात करूंगी। जो शख्स इस महंगाई का जिम्मेदार है, जो शख्स IMF के साथ मुआहदे का जिम्मेदार है, जो शख्स IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखने का जिम्मेदार है, उसको पकड़ो और कौम के सामने पेश करो, वो अपने जवाब खुद दे। जहाँ तक आपने जो बात की, ये एक मुहिब्बे वतन हुकूमत है, कोई ऐसा ना फैसला होगा, ना होने देगी, ना कोई ऐसी शर्त मानेगी जिस पे पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आंच भी आए। जी कहिएगा कि इमरान खान वो शख्स हैं जो पहले ये कहा करते थे कि मैं किसी सूरत भी चोर डाकू इस तरह के नाम लेके वो कहा करते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन गुज़श्ता 5-7 दिन के अंदर हमने ये देखा कि 2 से ज़ायद बार इमरान खान बाकायदा तौर के ऊपर ये पेशकश कर चुके हैं कि वो हर किसी के साथ बैठ कर बात करने को तैयार हैं। क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान के साथ बैठेगी या PDM की पूरी जमातें इमरान खान के साथ किसी भी चाहे इलेक्शन की तारीख का मामला हो या कोई और दीगर मामलात हो, उनके साथ मिल बैठेंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। और बात यह कि जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। उसको एक सियासी जमात समझना और सियासी जमात समझकर डील करना अब इस मुल्क को ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने की ना, वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने सारे हरबे आजमा चुके हैं, वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, वो कॉल्स दे चुके हैं। अभी आपने देखा लाहौर में उन्होंने आवाम को कॉल दी, आवाम नहीं निकली। वो ये सब करके देख चुके। जेल भरो तहरीक पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया की सबसे नाकाम जेल भरो तहरीक थी, दुनिया का सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च था, दुनिया की सबसे नाकाम जो है उनकी रैलीज थी। तो अब वो क्या करें? उसके बाद वो हमलावर भी हो गए, लेकिन कब तक वो ये दहशतगर्दी जारी रख सकते हैं ज़मान पाक से? मैंने आज भी बताया कि स्टेट उसको पकड़ना चाहे तो 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। स्टेट की कमज़ोरी या मजबूरी जो है वो नहत्ते अवाम है, उनका खून नहीं चाहता कोई भी।
और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा तरीके से वो काम हो किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो अब सब कुछ क्योंकि फेल हो चुका है, तो आज मैं हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ। ये हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल उस तरह उसके साथ डील करे जिस तरह दहशतगर्दों के साथ डील करती है। जी अहमद चिंदी आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, तो आप रियासत से सवाल पूछ रहे हैं कि रियासत इतनी बेबस क्यों है। हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप इतने बेबस क्यों हैं, जबकि पता है इतलात मौजूद हैं कि ज़मान पार्क में कल अदम तंजीमों की शरपसंद अनासर मौजूद हैं, तो आप इतने बेबस क्यों हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही वफाकी हुकूमत? मैंने आपको बताया कि मैं एक तो मेरी जिम्मेदारी पार्टी की है, लेकिन बतौर शहरी मैं ये सवाल रियासत से पूछ सकती हूँ, हुकूमत से पूछ सकती हूँ। मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ। हाउएवर मुझे इस बात का इल्म है कि हुकूमत की जो कमज़ोरी है वो कमज़ोरी नहीं है, वो उसकी कंसर्न है जो उसके अवाम के लिए, कि वहाँ पर किसी की भी जान ना जाए, कोई वहाँ पर कैजुअल्टी ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। वरना 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, मैं समझती हूँ इस बात को। जी मरीम साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी मुतालबा पिछले दिनों किया है कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जाए। जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल पर आप एग्री हैं, और जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान के हवाले से बहुत सारी जो पब्लिसिटी के हवाले से सर्वे करवाए गए हैं, उनकी 60 से 70% जो है उनकी पॉपुलैरिटी है इस टाइम, तो आप लोग उसे डिक्टेटर शो करवा रहे हैं, पब्लिक उन्हें डिक्टेटर मानने को तैयार नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? 2 सवाल आपने पूछे। जहाँ तक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का सवाल है, मैं इसका जवाब बहुत तफसील से ये दे चुकी हूँ कि उन्होंने जो भी किया है वो पूरी कौम के सामने, अब वो खुद भी उसका एतराफ़ कर चुके हैं, खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं ये अपने इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि जो इदारा है वो उसकी बदनामी का बायस बने हैं, तो इदारे को चाहिए कि वो खुद ऐसे अनासर और ऐसे लोग जो इदारे की ऊपर बदनामी का बायस बनते हैं, उनके लिए स्टिग्मा होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी इदारे की है और ये उनको करना चाहिए। इससे उनकी जो वक़ार है और उनकी जो इज़्ज़त है उसमें इजाफा होगा। दूसरी बात जो आपने की, मैं ख्याली सर्विस पे तो नहीं जाती, लेकिन अगर सर्विस की इतनी ही पॉपुलैरिटी है तो आप मुझे बताएं कि आज दहशतगर्दी पे क्यों उतरने की ज़रूरत पड़ेगी? कहाँ गए वो लोग जो जेल भरो तहरीक में भी नहीं आए, लॉन्ग मार्च में भी नहीं आए, लाहौर की रैली में भी नहीं आए, किसी कॉल पर भी नहीं आए, और उनको ये थ्रेटन किया जा रहा है कि लोग लेकर आओ वरना आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये पॉपुलर जमातें होती, कहाँ है पॉपुलैरिटी? वो थ्रेट्स क्यों पेश किए जा रहे हैं कि लोग लाओगे तो हम आपको टिकट देंगे? मतलब देयर बाय मीनिंग के लोग नहीं आ रहे, खाली खुली जो अपनी ही सीटों को जीत जाना, उसमें से भी PMLN कुछ सीटें जीत गई है। तो ये तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर कौन है, असल पॉपुलर कौन है, लोग सब समझते हैं। जी, सर्वेज हम भी करा रहे हैं और बिला वजह हम मैदान में अपनी इलेक्शन की तैयारी के लिए नहीं उतरे हुए, हम साइंटिफिकली अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सर्वे हम भी करा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से सर्वेस के बाद हमें पता चला है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, PMLN जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा मोहतरमा, ये रहनुमाई फरमा दें कि माजी के अंदर ये बात मुशाहिदे में आई है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जब भी कोई नोटिस, कोई वारंट गिरफ्तारी जारी होते थे तो वो जाती उम्रा की सिक्योरिटी भी वसूल नहीं करती थी, वो वहाँ पे चश्मा कर दिया जाते थे। और आज ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि पूरी पंजाब पुलिस जो है और रेंजर जो एक साबिक वज़ीर आज़म के घर के ऊपर पहुँच गई एक वारंट गिरफ्तारी लेके? आप इतने समझदार शख्स हैं, ये क्या सवाल किया आपने? आप देखें कि अगर नोटिस कभी वसूल नहीं किया तो वो 200 पेशियाँ नोटिस वसूल किए बगैर ही हो गई। वो जो कैद काटी है नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज शरीफ ने, आप शरीफ फैमिली की पर्टिकुलरली आपने बात की इसलिए मैं शरीफ फैमिली का जवाब दे रही हूँ, वो नोटिस किए बगैर ही हो गई। और ये जो आप कह रहे हैं कि रेंजर्स आ गए, पुलिस आ गई, ये इसलिए आ गए कि वहाँ पर एक शख्स को घसीट के कहा जा रहा है अदालत चलो, वो अदालत नहीं जा रहा, जबकि जिन शरीफ फैमिली का मैंने नाम लिया वो चारों अदालतों में हर पेशी पर पेश हुए, किसी एक पेशी पे नहीं कहा कि हम बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, मैं 72 इयर्स का हूँ, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी टांग टूटी हुई है, किसी ने ये बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब एक हार्ट पेशेंट होते हुए एक्चुअल सिचुएशन के वो पेश होते रहे। शहबाज शरीफ साहब कैंसर के मरीज हैं, कमर दर्द की तकलीफ है, पेश होते रहे। और फिर सिर्फ पेश नहीं हुए, गिरफ्तारी भी दी, जेलें काटी इंतकाम की।
तो ये तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता भाई जी। आपने जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तो बड़ा अग्रेसिव जानदार पॉलिटिकल बयानिया आपने क्रिएट किया, वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से कैंपेन चलाई आपने, पजीराई बहुत मिली पब्लिक में आपके इस बयानिए को। उसके बाद उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ आपने ये बयानिया तरतीब दिया था, उन्हीं के ख़िलाफ़ शुरू कर दी बयानबाजी इमरान खान साहब ने। मेरी मुराद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से है और आप पीछे हट गए उससे। अब आपकी सारी गुफ्तगू से लगता है कि आपका जो नेक्स्ट बयानिया है वो सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के लिए है, उसको एक्सपोज करने के लिए है और सारे का सारा उसी के ख़िलाफ़ है। क्या ये दुरुस्त है? कल कला इमरान खान को सज़ा हो गई, वो अंजाम को पहुँच गए, तो फिर आपका बयानिया क्या होगा नेक्स्ट? देखिए, बयानिया किसको कहते हैं? मैंने ये बात बारहा कही है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। बयानिया उसको नहीं कहते कि जब कोई इक़्तिदार में हो, जब कोई अपनी पूरी कुव्वत में हो, ताकत में हो, तो आप उसको उसके पाँव को पकड़ें और जब वो चला जाए अपने टेन्योर पूरा करके तो तब आप उसका गिरेबान पकड़ें। नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लिया था, उस वक्त वो एक सिटिंग आर्मी चीफ था और दूसरा सिटिंग DGI था, और वो जो PDM का पहला जलसा था गुजरांवाला का, उन्होंने तब उसका नाम लिया। आज भी आई एम नॉट मिन्सिंग माई वर्ड्स, मैं उनका भी नाम ले रही हूँ, उनकी बाकियात का भी नाम ले रही हूँ, उनकी तस्वीर भी दिखा रही हूँ लोगों को, जो हकायक हैं वो बता रही हूँ लोगों को। तो हमारा बयानिया कोई साइफर का बयानिया नहीं है, और या ये बयानिया नहीं है कि जब आपका चीफ हो और आप इक़्तिदार में हो तो आप कहें कि जनरल बाजवा जैसा कोई चीफ नहीं था, ऐसा सिपा सलार तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आया। ये तो ऐसे हैं, इन्होंने मेरे लिए इतनी मदद की, मेरे लिए पैसे ले लेकर आए बाकी मुल्कों से, और जब जनरल बाजवा चले गए और आपका इक़्तिदार चला गया तो आप उनको कहते हैं कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये तो बुज़दिल की निशानी है कि जब आपको किसी से डर हो, कोई ताकतवर हो, उस वक्त आप उसके पाँव पकड़े, और जब वो बाहर आ जाए, कमज़ोर हो जाए, तो तब आप उसका गिरेबान पकड़े। मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अंजाम से बेपरवाह होकर सच बात की, और अब आज भी सच बात कर रही हूँ। मुझे रिफ्यूट कर सकते हैं तो करें, और कल भी सच बात करूंगी इंशाल्लाह जी। मैम ये बताइएगा कि हमने जो मनाजिर गुज़िश्ता दिनों में ज़मान पार्क में देखे, बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर मुल्तान रोड पर TLP के दौरान जब एक रैली की कॉल थी उनकी भी धरने की, तो तब भी इसी तरह का जो सूरत हाल थी वो देखने को मिली, पेट्रोल बम्स और तशद्दुद पुलिस एहलकारों पर। उस वक्त तो रियासत ने TLP को बैन किया, TLP के लोगों को पकड़ा, लेकिन यहाँ पर आके हम देखते हैं कि अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है कि ना तो पकड़ा गया है, ना ही किसी को हम देख रहे हैं कि किसी पर पाबंदी लगाने की इवन कोई बात भी नहीं कर रहा। पेट्रोल बम्स भी वही हैं, पुलिस वाले भी वही मार खा रहे हैं, लेकिन रियासत यहाँ पर बैकफुट पर नजर आई है। इसकी क्या वजह है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है, क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस वक्त जो गवर्नमेंट में भी है उनको मशवरा देते हैं कि इसके लिए कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं, कम से कम महंगाई को भी कम किया जा सके? देखिए, जो पहली आपने बात की उसमें जो भी आप कहते हैं कि रियासत बैकफुट पे नज़र आती है, रियासत बैकफुट पे सिर्फ इसलिए होती है कि रियासत खून खराबा नहीं चाहती। रियासत किसी भी शहरी की जान की कदर करती है, उसकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अगर इमरान को एहसास नहीं है, अगर वो माओं के बेटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी शहादतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जत्थे लाकर हमला आवर है, तो रियासत को तो सबका ख्याल करना है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि अब रियासत को इदारों के साथ सर जोड़ के बैठना होगा और इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस हुकूमत पे खड़ा होगा। दूसरी बात आपने क्या की, महंगाई की। मुझे हुकूमत को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हों या इसहाक डार साहब हों, वो दिन रात उनका पहला कंसर्न ही यही है, और उनके एजेंडा पे सबसे नंबर 1 आइटम होता है कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, IMF के साथ किस तरह से डील किया जाए इस तरीके से कि आवाम पे ज़्यादा बोझ भी मज़ीद ना पड़े। और देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना पॉलिटिकल कैपिटल है, हमें एहसास है इस चीज़ का। उस आवाम के
जो ऊपर जो मुश्किलात आई हुई उसके साथ साथ हमें अब इलेक्शन में भी जाना है, तो हमें एहसास है इस चीज़ का, मुझे इल्म है इस चीज़ का कि शहबाज शरीफ साहब 6 बजे उठकर जो है वो अपना काम शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक वो काम करते हैं, और ये उनके पहले एजेंडा के ऊपर पहले नंबर पे है चीज़। जी मैडम, कल इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि हाजी साहब मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है इसके पीछे वो हैं। और दूसरी बात ये कि जो इतला, एक सेकंड उमर, पहले इसका मैं जवाब दे, उस्मान सॉरी, इसका मैं जवाब दे दूं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि अदालत में पेश ना हो? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि घर के बंकर में छुप के बैठ जाएं और जब अदालत बुलाए तो कह दें मेरी टांग टूटी हुई? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कहा था कि पिछले 5 महीने से टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठ जाएं? क्या उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कहा था कि आप जो है वो अदालत जब बुलाए तो कह दे मेरी जान को खतरा है? भाई ये बात कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, 1 पॉइंट एजेंडा, अदालत बुला रही है पेश हो जाओ, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो क्या ये बुज़दिली का जो आइडिया था ये उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया था? बात यह है कि जब आपके पास अपना जवाब नहीं है, जब आपके अपने जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जब आपका कसूर अपना है, तो उसके लिए आप जितने मर्जी स्केपगोट्स ढूंढ लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जो इतलात हैं जो बताई भी गई हसास इदारों की जानिब से कि वहाँ पर दहशतगर्द आए हुए हैं जिनका से कोई इलाका बताया जा रहा है, उनका नाम बिस्मिल्लाह भी बताया जा रहा है कि वो 300 लोग लेकर वहाँ पहुँचे हैं। पूरी रियासत ने हमने देखा कि यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहादतें दी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में। क्या रियासत को अपना एक्शन खुद नहीं लेना चाहिए कि हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि उनको पता है कि किस तरह ऑपरेशन करना है? इसमें वीकनेस नजर आई है। बेशक वो ऑपरेशन, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। मैंने तो तस्वीर भी देखी उन दहशतगर्दों की जो जमान पाक में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं, लेकिन फिर मजबूरी वहाँ सिर्फ दहशतगर्द और जत्थे वाले लोग नहीं, वहाँ पर कुछ मासूम पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं जिनको गुमराह करके लाया गया है वहाँ पर, वो भी वहाँ पे ट्रैप्ड है। तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, और हम नहीं चाहते कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन, पीटीआई का कारकुन हो, उसको कोई गुजंद पहुंचे। मासूम लोग हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक चोर की चोरी बचाने के लिए, उसकी बुज़दिली पर पर्दा डालने के लिए वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे सियासी लीडर को जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है कि उसने मार खाने के लिए लोगों के बच्चों को, माओं के बेटों को और ख़वातीन को आगे किया हुआ है, खुद वो छुप के बैठा है। इतनी नामोशी की बात है कि मैंने तो पहले कहा था कि अगर मेरा लीडर ऐसा हो या मेरा वालिद ऐसा हो, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह भी ना दिखा सकूं। ये एक नई रिवायत हमने सियासत में देखी और कितनी ये शर्म की बात है। पॉलिटिकल लीडर्स तो सामने से लीड करते हैं, घरों में छुप के तो नहीं बैठते। लोगों को कहा गिरफ्तारी करो, जेल भरो, खुद बेलें भरते रहे अपनी। तो लोगों के बच्चों, माओं के बच्चे फालतू आए हुए हैं, माओं की गोदें जो उजड़ी, वो जो जिले शाह है उसकी माँ से पूछो ना आज, और पूछो कि तुम्हारा बेटा क्यों शहीद हुआ है। वो एक चोर की चोरी बचाने के लिए लोगों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनकी मौत को भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी शहादत को भी इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जी आपकी तमाम स्पीचेस जो हम सुनते हैं वो इमरान खान से लेके शुरू होती है, और उसी इमरान खान को सुनते हैं तो उनकी जो जितनी स्पीचेस होती है वो हुकूमत के अगेंस्ट होती है, पीएमएलएन के अगेंस्ट होती है। तो ये तासुर नहीं दिया जा रहा कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज की ईगोस की वजह से आवाम जो है वो पिस रही है? बेटा मेरी कोई ईगो नहीं, और मैं आपको ये बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी इमरान का नाम भी ना लेती। ये इतना, मैं क्या कहूँ कि ये इतना इस किस्म का इंसान है कि मुझे इसके ख़िलाफ़ बात करते वक्त अपने लेवल से नीचे आना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। पाकिस्तान को कोई आज एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट है, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी का थ्रेट है। इंस्टेबिलिटी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है हर उस प्रॉब्लम के लिए जो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम के सारे ताने बाने जब इमरान से मिलते हो, मईशत की तबाही का वो, IMF की डील का वो जिम्मेदार है, लाकानूनियत का वो जिम्मेदार है, तोशा खाना चोरी का वो जिम्मेदार है, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में लाकर गैर कानूनी तौर पे उसको पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन के लिए खर्च करने का वो जिम्मेदार है।
आज जो ये सिचुएशन है, जो एक एनार्की है, सिविल अनरेस्ट है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक ही है, उसी का नाम लेना पड़ता है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। ये ईगोज की जंग नहीं है, ये सच और झूठ की जंग है। मेरा फर्ज है बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक जमात की रुकन के, कि मैं जो सच है वो कौम को बताऊं। जी जी मरीम नवाज साहिबा, ये फरमाइएगा कि पीटीआई ने पंजाब असम्बली में फ्लोर क्रॉसिंग की और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून अब आम इंतखाबात में उनको टिकट्स देगी, क्योंकि माजी में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ये तजर्बा कर चुकी है कि उन्हीं लोगों को टिकट्स दे के वो हार चुके हैं। क्या दोबारा ये तहरीर दोबारा दोहराया जाएगा? दूसरा ये फरमाइएगा कि इतलात पाकिस्तान नहीं आ रहे, अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून उनके बगैर इलेक्शन में जाएगी और अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकेगी? आपकी जो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं, आपकी इतला दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। जो पहला सवाल आपने किया वो ये है कि देखें, बात ये है, काइंडली क्रॉस टॉक ना करें। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और मैं, क्योंकि मैं अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी कर रही हूँ, मैं पूरे पंजाब का दौरा करके आई हूँ, सब डिविजन्स का दौरा करके आई हूँ, सवाई डीजी खान डिवीज़न के। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेजॉरिटी बल्कि 95% हमारे कैंडिडेट सिर्फ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून में कई हैं या ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग नून हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना मुस्लिम लीग नून को दिया है। मेरी तरजीह तो वो है। जो सीट पे हर सीट वाइज जो जब फैसले होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाएगा। थैंक यू। एक मिनट आप सवाल करें। माइक ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान ने, यानी उन्होंने, एक शख्स ने जो है वो कानून को पांव के नीचे रखा हुआ है और रियासत तमाशा देखती है, यानी कि आप इसमें जो रियासत से शिकवा कर रही हैं, ये रियासत से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है आप इस शिकवे के तहत उनको इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं दे रही? और दूसरा ये कि अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए कि पीटीआई, आपने सारी रियासत को कैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया? जब मैं रियासत की बात करती हूँ तो मैं हुकूमतों की बात करती हूँ, साथ मैं अदलिया की भी बात करती हूँ, मैं सब की बात करती हूँ जो स्टेक होल्डर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि तो रियासत सब का नाम है जी। दूसरा ये कि अगर अच्छा, आपका उनका सवाल रह गया, सॉरी। एक मिनट जी। दूसरा मेरा यह है कि अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि जी पीटीआई अपनी ही जीती हुई सीटों पर जीती है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो वो 2018 में 100 से ज़ायद सीटों पर जीती थी, तो आइंदा इलेक्शन में अगर अपनी ही सीटों पर वो दोबारा जीत जाती है तो अक्सरियत में तो फिर पीटीआई आ जाती है। तो इस दलील को हम इसी तरह मान लें? बात यह है कि 2018 में उनको जिताया गया था, वो जीते नहीं थे, और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर जोड़ तोड़ हुई पूरी आपके सामने, पूरी दुनिया के मुस्लिम लीग नून के। आपको याद है वो जो कह रहे थे महकमा ज़राअत और थप्पड़ का निशान भी दिखा रहे थे, वो हमारे कैंडिडेट थे। उनको कहा गया कि टिकट वापस कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं। उनको कहा इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं। उनको उनके इनकार पे उनको मारा गया और वो बेचारे डर गए, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय, जनरल फैज़ का नाम लेने की बजाय उन्होंने कहा महकमा ज़राअत से लोग आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा। तो तब से उनका नाम जनरल फैज़ का दूसरा नाम महकमा ज़राअत भी पड़ गया था। और फिर आप ये देखें कि उस वक्त जो जमात को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले जेल में फेंक दिया गया। उनकी पूरी जमात के, और जो ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं साकिब निसार साहब, जिनको आज बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने पीटीआई के लोगों की, शेख रशीद साहब की कैंपेन चलाई, हनीफ अब्बासी साहब को आखिरी दिन उठाकर मैदान से बाहर किया। सब विनिंग कैंडिडेट्स थे, जिसको जेल हुई, जो नाअहल हुआ, जिससे पार्टी टिकट ली गई, वो सब पीएमएलएन के विनिंग कैंडिडेट्स थे। एक एक विनिंग कैंडिडेट को उठा के सॉर्ट आउट किया गया। तो आज वो माशाल्लाह वापस आ गए हैं। ये देखिए तलाल चौधरी आपके सामने बैठे, इनको डिस्क्वालीफाई किया, विनिंग कैंडिडेट।
तो आज इंशाल्लाह जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह। हमारे आइन और कानून में ये बात वाज़ेह है कि कोई भी अस्करियत पसंद जमात या दहशतगर्द जमात इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकती, पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा नहीं बन सकती। बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्करी या कलादम तंजीम करार दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन या मुतलका फोरम पे रजू करेंगी, या सिर्फ ये एक सियासी बयानी होगा आपका? नहीं, मेरा सियासी बयानिया नहीं है। दूसरा सवाल बाद में, मेरा बिल्कुल सियासी बयानिया नहीं है। कौम के सामने हकाइक हैं और मैं समझती हूँ कि किसी को सिर्फ इसलिए एस्केप नहीं देना चाहिए कि किसी ने सियासी होने का लिबादा उड़ा हुआ है। इनके निकाब इनके मुंह से खींचने चाहिए, इनके भयानक चेहरे अवाम को नजर आने चाहिए। और ठीक है, अगर आपने अस्करियत पसंद बन के आना है, आपने दहशतगर्द जमात बन के आना है, तो फिर आपको दहशतगर्द जमात बन के आना होगा। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज का गाब अवेलेबल नहीं होगा, उसका फसाद अवेलेबल नहीं होगा, ना होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा मैडम, और फिर जो ट्रीटमेंट आप देते हैं सियासी जमातों को, वो फिर आपको दहशतगर्दों को वो नहीं देना चाहिए, फिर आपको तफरीक करना पड़ेगी। अच्छा मैडम बताइएगा, औरत होके आप जो है वो आप अदालतों में भी जाती रही, आप जेल भी गई, और इमरान खान जो है वो मर्द होके वो सिर्फ अभी तक जो है वो सिर्फ अदालत में नहीं जा रहे, गिरफ्तारी या जेल में जाने की तो बहुत दूर की बात है। आप इस कंपैरिजन को किस तरह देख रही हैं? मैं इस कंपैरिजन को, जो शेर और गीदड़ के, एक तरफ आप शेर रख लें, एक तरफ आप गीदड़ रख लें, तो आप देख लें, आपने मेरी बात की, जो गिरफ्तारी से डर जाए, जो अपने निहत्ते कारकुनों को मरवाने के लिए आगे छोड़ दे, खुद बाथरूम में छुप जाए या चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलिटिकल लीडर नहीं कहते। पॉलिटिकल लीडर तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, हंसते हंसते शहादत कबूल कर लेते हैं, हंसते हंसते डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हंसते हंसते जिंदानों में वक्त गुजार के आ जाते हैं। ये होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जो ये नहीं कर सकते, जिनकी गिरफ्तारी के नाम से जान जाती है, उनकी नींदें उड़ जाती हैं, तो उसको लीडर नहीं गीदड़ कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान जो है वो, उसका सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जमात पर यह है कि हुकूमती जमात नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। एक तरफ इलेक्शन डेट जो है वो दे दी गई है, तो क्या इलेक्शन हो रहे हैं, होने जा रहे हैं? देखें, मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार अपनी तकरीर में ये बता दिया है कि मैं मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन नहीं चाहती तो मुस्लिम लीग नून किस चीज़ की दरखास्तें मांग रही है? मुस्लिम लीग नून अपने डिविजन्स के दौरे क्यों कंप्लीट कर चुकी है? मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों कंपाइल कर रही है? आज पार्लियामेंट्री बोर्ड्स भी अनाउंस हो गए। तो मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन से दौड़ रही हो, तो मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जिसने मैदान में उतरकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून चारपाई के नीचे नहीं छुपी हुई। मुस्लिम लीग नून अपने घर से रियासत पे हमले नहीं करा रही। मुस्लिम लीग मैदान में इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और ये भी मैं बता दूं, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। दोबारा से कह रही हूँ। बस आखिरी जी, पनामा केस की बात की, सैसलिन माफिया गॉडफादर कहा गया, नहीं कहना चाहिए, अदालत के फैसले बोलते हैं। जब जजेस आला अदलिया में सिलेक्शन मनपसंद लगाए जाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी हुकूमत है, क्या आप आला अदलिया के जजेस की मेरिट पर तैनाती के लिए कोई कानून साजी या जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की बात करेंगी? नंबर एक। नंबर दो, 1 मिनट पहले इसका जवाब सुने। बिल्कुल करूंगी। ये जो बेंच फिक्सिंग है ये बंद होनी चाहिए, और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार बार, एक दफ़ा अपना माइंड दे चुका है, एक दफ़ा अपना ज़ाती अनाद बता चुका है। आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पहला एटमी इस्लामी मुल्क है और आज वो भीख मांग रहा है, और आज जो हालात मुल्क के हैं वो आपके सामने हैं। आप 75 सालों में आज ये मुल्क में जो इस हालत पे पहुंचा हुआ है, आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? बड़ा तकलीफ दे सवाल आपने किया। पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो कुछ लोगों को तकलीफ हो गई उसकी। 2017 तक, आप 2013 से 2017 का पाकिस्तान देख लें, किस तरह दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में CPEC जैसा मंसूबा जिसमें इन्वेस्टमेंट के ढेर लग गए पाकिस्तान में,
2% ग्रोथ से 6% प्रोजेक्टेड 7% ग्रोथ पे पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का पहली बार जो मुआहदा था उसको ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उस मुआहदे के रहते हुए 4 साल ना डॉलर को बढ़ने दिया, ना चीनी की कीमत बढ़ने दी, ना आटे की कीमत बढ़ने दी, ना बिजली की कीमत बढ़ने दी, ना तेल की कीमत बढ़ने दी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ने दी, ना गोश्त की कीमत बढ़ने दी। 4 साल स्टैटिक रही कीमतें। तो किसको तकलीफ हुई और क्यों हुई? और वो एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान को क्या मिला? वो इमरान को लाने के लिए नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि वो जिन मकासद के लिए इमरान को लाना चाहते थे वो मकासद नवाज शरीफ पूरे करने वाला नहीं था। वो जानते थे कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देगा, नवाज शरीफ ये साजिशों में शामिल नहीं होगा, नवाज शरीफ मुल्क की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, आवाम की बात करेगा। इसलिए इनको वो बंदा चाहिए था जो चुपचाप करके अहकामात को मानता रहे। चाहे वो अब 4 साल के बाद आप खुद ही देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने इसको गंद का टोकरा समझ के सर से उतार के फेंक दिया और तोबा तोबा करते हुए भाग गए। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये जो नुकसान हुआ है पिछले 4 साल में ये कभी पूरा हो सकेगा? जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। आज जिन्होंने उसको सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया उन्होंने भी वापस ले लिया। वो इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने भी वापस ले लिया। इतनी धज्जियां उस शख्स ने उस सर्टिफिकेट की उड़ाई और देने वाले की भी उड़ी। जी मरियम साहबा ये बता दीजिएगा 30 अप्रैल को पंजाब और 28 मई को केपी का इलेक्शन है। 1 माह वहाँ ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ इंतखाबात होते हुए यूँ नज़र नहीं आती हैं। इलेक्शन प्रोसेस का तमाम जमातें हिस्सा भी बन रही हैं, आपका भी पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है। इस सूरत हाल के अंदर जब सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, वसाइल इतने नहीं है इलेक्शन होने के लिए, तो क्या आपको तारीख पर इलेक्शन नज़र आते हैं? और दूसरा सवाल ये है, पहले इस सवाल का जवाब सुन लें। बात यह है कि वसाइल अगर हों भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास, तो पाकिस्तान की हुकूमत के वसाइल इसलिए नहीं है कि एक शख्स हर सीट से खड़ा हो जाए। पाकिस्तान की हुकूमत के एक एक सीट के ऊपर पैसा खर्च होता है, टैक्स पेयर का पैसा है, बच्चों का खेल नहीं है। फिर वो उनसे इलेक्शन जीत जाए, फिर उनसे इस्तीफ़ा दे दे, फिर असेंबली तोड़ दे, और उसके बाद बार बार क्या यही तमाशा होता रहेगा? भाई एक हाथ बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, वो पूरे जंगल में आग लगाने पे तुला हुआ है, तो उसके कहने पे तो रियासत नहीं चल सकती ना। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आज भी इंतखाबात हों, महीने बाद हों, 30 अप्रैल को, अल्लाह के फजलो करम से हम तैयार हैं, अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि एक ज़हनी तौर पर कमज़ोर इंसान जो ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है, जो ज़हनी तौर पे एक मजूर इंसान है, अद्वियात के ज़ेरे असर है, उस शख्स के कहने पर आज पंजाब की असेंबली का इलेक्शन भी हो जाएगा, KPK की असेंबली का इलेक्शन भी हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद या 4 महीने बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे। तो क्या हर 5 साल बाद यही हुआ करेगा कि पहले पंजाब असेंबली का होगा इलेक्शन, उसके महीने बाद KPK असेंबली का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है वो कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे? ये कोई तमाशा है? ये 22 करोड़ आवाम का जीता जागता मुल्क है। यहाँ पे एक मंशियात ज़दा शख्स के फैसलों पर फैसले नहीं किए जा सकते। अच्छा ये बता दें, डिजिटल सेंसस इस वक्त जारी हैं, अगर 2 असम्बलियों में इंतखाबात होते हैं और 2 असम्बलियों में बाद में और वफाक में होते हैं, तो क्या हम तफरीक नहीं करेंगे? क्या हम इस मरदमशुमारी पर और बाद में होने वाले इलेक्शन को आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे? देखिए, ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया, मेरे पास भी ये मेरा कंसर्न भी है। ये नहीं हो सकता कि कुछ के पिछले सेंसस पे हो, कुछ के अगले सेंसस पे हो या मौजूदा सेंसस पे हो। यही जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उनका फैसला करना पड़ेगा, और ये मेरा ख्याल है कि जो कंसर्न इदारे हैं वो सब ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कर रहे होंगे। बहरहाल मैं रिपीट करना चाहती हूँ, इलेक्शन अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो या अक्टूबर नवंबर में हो,